का सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा। स्वागत। रिव्यूअर्स इन तमाम अल्फाज का एक ही मतलब है, वेलकम टू दिस शो कास्ट मैटर्स मच। आज जो हमारा सब्जेक्ट है कास्ट के हवाले से, वो एक ख़बर है कि इंडिया ने, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक दिन पहले फैसला किया है कि कास्ट सेंसस, जो इनका पॉपुलेशन सेंसस जो डिले हुआ है उसके साथ होगा। इन्हें ऐलान कर दिया कि वो यकीनन कास्ट सेंसस कराएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इसको एक तो ये हमारे अपना जो हमारी सीरीज़ ऑफ टॉक्स है उसके हवाले से इसकी एक इम्पोर्टेंस है। दूसरा, ये ओवरऑल जो माहौल इस वक्त है रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा टेंस, उसके हवाले से भी इसका एक कॉन्टेक्स्ट बनता है। तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को, यानी इवन इंडिया में ये चीज़ बड़ी है, उनको एक अचंभे की लगी कि किस तरह इस मौके पर ये बात इतनी बड़ी फैसला कर लिया, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर किसी लम्हे भी जंग हो सकती है, बल्कि एक तरह से माहौल तो बन चुका है बहुत शदीद। तो ये काम करने की और ये अनाउंसमेंट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कमिटमेंट के ट्रैप में फंसे हुए हैं उससे निकलने का एक रास्ता ढूंढना है कि पब्लिक की थोड़ी सी अटेंशन इधर उधर हो, ताकि फिर वो जो उन्होंने बातें बड़ी बड़ी की हैं आज से हफ्ते भर पहले पहलगाम के हवाले से। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. ट्रेजडी के हवाले से उनको वो किसी तरह से वो कर ना पाएँ, तो इस तरह उन्होंने चाहा कि ये इसको मामले को थोड़ा सा डाइल्यूट करेगा। एक ये बात सामने आती है। दूसरा ये कि ये क्लियर विक्ट्री है अपोजिशन की इंडिया में। राहुल गांधी ने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ है इंडिया का, उसमें इसकी डिमांड की थी कास्ट सेंसस की, और जब ये गवर्नमेंट ने ये फैसला किया तो उन्होंने कहा ये मेरी विक्ट्री है, हम करवा रहे हैं इस गवर्नमेंट से। यानी कि उन्होंने बताया कि हमने ये फैसला किया था और गवर्नमेंट इसको पूरा करेगी। इन जो प्रेशर हमने बिल्डअप किया उसका नतीजा निकला है। और इससे पहले जब उनकी खुद गवर्नमेंट थी, कांग्रेस यानी यूपीए और यानी कांग्रेस लेड कोलिशन गवर्नमेंट की, तो उसमें इन्होंने सेंसस तो नहीं करवाया था, बल्कि एक थोड़ा सा एक सर्वे कह सकते हैं उसको, लेकिन दैट सर्वे वाज फुल ऑफ एरर्स।
मैसिव मतलब कहना चाहिए कि उसमें एरर्स थी, तो उसको रोक दिया, वो सर्वे था। और अब चूँकि पॉपुलेशन सेंसस होना था वो भी लेट हुआ है कोविड की वजह से, तो उसके साथ इस गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम कर रहे हैं। यहाँ बताना ज़रूरी है कि आखिरी जो सेंसस हुआ है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है 1931 में, ब्रिटिश ने करवाया था। तो उसके बाद ये कई चीज़ें ऐसी हुई कि जब इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट आई इंडिया में, उन्होंने समझा कि कास्ट को मामले को ज़्यादा आगे इसको चलाना नहीं चाहिए, और वरना इससे बहुत ज़्यादा एक डिविसिव पॉलिटिक्स का माहौल बन जाएगा इंडिया में। ये भी और भी बहुत सारे रीज़न से, तो वो चलता रहा। और ये जब 1980 के दहाई आई है, तो ये कास्ट यानी जो नीचे के लोग थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अछूत या टचेबल्स और अनटचेबल्स, और किसी हद तक ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट वाले, तो वो उन्होंने कहा कि हमको उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है उनको हुकूमत के अंदर। तो ऐसा ऐसा उनकी एक मूवमेंट बनी, और उसकी शक्ल हमारे सामने आती है बहुजन समाज पार्टी की, जिसके एक्चुअली मेंटर थे, यानी मायावती की पार्टी थी, इनके मेंटर थे कांशी राम का ताल्लुक पंजाब से था, और वो एक चमार थे, यानी चमार जात से थे। इसी तरह मायावती भी, इनको बहन जी कहते हैं, ये भी उसी सबका से कास्ट से ताल्लुक था। तो यहाँ शायद आपको याद होगा कि मैंने बहुत पिछली उसके अंदर एक बात कही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भीमराव का जो नारा था, सबसे पहले महार यानी उन्हीं के अपने जो कास्ट थी, जिसे अनटचेबल्स कहते हैं, उन्होंने लगाया था। चमार शुरू में रिलेक्टेंट थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनको बिल्कुल अडॉप्ट किया, अपना उनकी टीचिंग्स को, उनकी थिंकिंग को, बाबा साहब अम्बेडकर की, यानी बगल उनके कि इनकी जो पार्टी बहुजन समाज, बहुजन मीन्स मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी जो के हवाले से जो पार्टी बनी है, ये इंस्पायर हुई है दो बड़े नाम इसमें, बल्कि तीन। एक बाबा साहब अम्बेडकर, दूसरे ज्योतिबा फुल्ले, जो उनको महात्मा फुल्ले भी कहते हैं, और तीसरे गौतम बुद्ध, और इसके अलावा एक आध और भी नाम है। तो बहरहाल, तो इस पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है सफ़र है पॉलिटिक्स में, और ख़ास तौर पे ये यूपी में इनकी जो मायावती, ये 4 मरतबा चीफ मिनिस्टर रही हैं, और गो के इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का जो नारा था वो यही था अगेंस्ट अपर कास्ट के तिलक तरावाजू और तलवार, जूते मारो इनको 4, यानी तिलक ब्राह्मण, तराजू एंड तलवार वैश्या एंड क्षत्रिया, जूते मारो उनके 4। लेकिन ऐसा ऐसा जो पॉलिटिक्स की डिमांड्स थी, उसने उनको मजबूर किया कि वो इनको भी अपने साथ लेके चलें, और आखिरी 2007 में जो ये इलेक्शन जीता था इसमें, तो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपर कास्ट के वोट भी लिए थे, और उनके कैंडिडेट्स में भी तकरीबन 25% से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो थे वो ब्राह्मण थे। यानी एक चमार कास्ट को रिप्रेजेंट करने वाली मायावती के कैंडिडेट्स में इतनी बड़ी तादाद में ब्राह्मण भी थे, और चीफ एडवाइजर तो उनके हमेशा वही रहे थे। तो बहरहाल ये एक इसकी हमने मिसाल इसलिए दी कि कास्ट सिस्टम के हवाले से इंडिया में इस वक्त कम से कम 2 स्टेट्स क्लियरली उन्होंने इस सिलसिले में बहुत काम कर लिया है, जिसमें खासतौर पर तेलंगाना स्टेट है। अच्छा, कहते हैं कि तेलंगाना स्टेट का जो मॉडल है, जो उन्होंने काम किया, वो एक टेम्पलेट के तौर पर इस गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के लिए आ सकता है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग जो पहलू है वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ अदर बैकवर्ड कास्ट में हिंदूज नहीं हैं, बल्कि अदर बैकवर्ड कास्ट में मुसलमान भी हैं, मुस्लिम भी हैं। मिसाल के तौर पर टोटल पॉपुलेशन जो है तेलंगाना में मुसलमानों की तकरीबन 13% है, तकरीबन 13% है, और तकरीबन 11% जो हैं, तकरीबन 11%
ان کا شمار ادر بیکورڈ کاسٹ میں ہوتا ہے مسلمانوں کا، یعنی یہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، اور صرف ان میں آپ سمجھ لیجئے کہ 2 سے 3% یا 2.5% ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو جنرل کاسٹ میں کہا ہے تلنگانہ میں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیوائڈیڈ آندھرا پردیش میں، جس میں تلنگانہ جس کا حصہ ہوا کرتا تھا، اس میں تو ریڈی جو چیف منسٹر تھے وہ 4% ریزرویشن تو انہوں نے اس وقت سے کی ہوئی ہے مسلمانوں کی وہاں پر اپنی اسٹیٹ میں. تو یہ ایک اس کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ کاسٹ شیپس ماڈرن انڈیا اور اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ پاکستان ایز ویل. کاسٹ کا عمل دخل بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں، گورننس میں اور دوسری چیزوں کے اندر. تو یہاں ہم جو کاسٹ کے حوالے سے ہم نے جو بات رکھی سامنے ہے، اس کا صرف یہی مقصد تھا کہ ہم کاسٹ کے حوالے سے ایک ڈائلاگ ہم نے شروع کیا ہے، وہ جاری ہے. اور ہمارے اس ڈائلاگ کے دوران ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ کاسٹ سینسس کریں گے پاپولیشن سینسس کے ساتھ، جو ڈیلے ہو چکا تھا. تو اب اس کی ڈیٹ کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے راہل گاندھی نے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی وکٹری ہے یہ پولیٹیکل، کہ بھائی جس کی ڈیٹ دو کہ ڈیٹ کیا ہوگی. تو اس سے کیا ہوگا، جو موٹی سی 1-2 باتیں ہم کریں گے اس کی موٹی کہ اس سے موقع یہ مل جائے گا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ اپنے ایگزسٹنگ ووٹ بینکس کو ریوزٹ کریں اور جو نیا ڈیٹا سامنے آیا سارا اس کے بیسس پر ایک اپنی جو اپروچ ہے ٹو پاور کہ کس طرح حکومت میں آیا جائے، اس کو اس ڈیٹا کی مدد سے بنائیں. اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے اس سلسلے میں جو کہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ روایتی طور پر بی جے پی جو پارٹی ہے اس کو برہمن بنیا پارٹی کہا جاتا تھا، لیکن انہوں نے جو کہنا چاہیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ اس طرح سے کی کہ اب ان کے پاس او بی سیز کا ووٹ بھی ہے، دلت کا بھی ووٹ ہوا ہے، انٹچیبلز بھی. وہ اس کا ایک معاملہ کچھ اور ہے اور اس کو ہم کسی اور وقت تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اچھا، اور کانگریس جو اب 11 برس سے پاور میں نہیں ہے، اور اس کا روایتی جو ووٹ بینک تھا وہ اپر کاسٹ ہندوز تھے، شیڈول کاسٹ اینڈ شیڈول ٹرائبس سے، کچھ ادر بیکورڈ کاسٹ کے لوگ تھے اور مسلمس. یہ اس کی مدد سے وہ پاور میں آتے تھے. لیکن جب اس نے 1990 کی یاترا کی ایل کے اڈوانی صاحب نے رام مندر کے حوالے سے، تو اس میں کیا دیکھنے میں آیا. اچھا، یہاں بتانا ضروری ہے کہ اڈوانی صاحب، ایل کے اڈوانی صاحب کا تعلق ہمارے اپنے شہر کراچی سے تھا اور سن پیٹرک ہائی اسکول سے پڑھے تھے. تو ان کا تعلق لوہانا مرکنٹائل کمیونٹی سے تھا، ہندو لوہانا مرکنٹائل کمیونٹی سے. لوہانا اپنے آپ کو اور ہیں پھر چھتریا کہتے ہیں، یعنی یہ بھی اپر کاسٹ میں آتے ہیں. گو کہ ان کا جو پروفیشن ہے موسٹلی بہت زیادہ لوہانا کے لوگوں کا وہ مرکنٹائل ہیں، ٹریڈ میں ہیں، بینکنگ میں ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. تو اس کے بعد سے جب انہوں نے اس میں ہندوؤں کو یعنی ہندوز کو اکٹھا کیا رام مندر بابری مسجد کو گرانے کے حوالے سے، اس میں سب کو یہ کہا کہ پہلے سب ایک جگہ ہو جاؤ، اس کے بعد ہم جاتی والا معاملہ بھی دیکھیں گے، شیڈول کاسٹ بھی دیکھیں گے، شیڈول ٹرائب بھی دیکھیں گے، او بی سیز بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم کو سب کو ایک ساتھ اکٹھا ہو جانا ہے. تو وہ جو چیز تھی، اس نے جو اپروچ تھی بابری مسجد کو کے حوالے سے، تو آہستہ آہستہ اس کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو پے آف کیا. اور وہ جناب علی بی جے پی کا ووٹ بینک جو روایتی طور پر برہمن بنیا تھا، وہ اس میں سب کاسٹ کے لوگ آتے رہے. اور آپ کو
शायद से उनकी हैरत हो क्योंकि जो गुजरात राइट्स हुए थे जब ये नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, यानी मुसलमानों का प्रोग्राम जो हुआ था, तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर शेड्यूल कास्ट यानी कि लोअर कास्ट के बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस में हिस्सा लिया था। यानी बीजेपी ने इस तरह से इनको लेके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने देखा कि ये भाई कोई ये टोकनिज्म है उनके हवाले से, ओबीसीज के हवाले से, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो अगर ओबीसीज को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को और मुसलमानों को मिला दिया जाए सबको, तो इनकी पूरी टोटल पॉपुलेशन बनती है इंडिया की, वो 85% ऑफ द पॉपुलेशन है, 85%। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुसलमानों को पीछे करते गए बीजेपी के प्रेशर की वजह से, संघ परिवार के प्रेशर की वजह से। यानी कि 24 के इलेक्शन में मैनिफेस्टो में कहीं भी मुसलमान का नाम नहीं था कांग्रेस की मैनिफेस्टो में, और वो भी जो जिनका वोट बैंक मेन हिस्सा है मुसलमान, यानी समाजवादी पार्टी यूपी में अखिलेश यादव की, और यानी कि नेताजी जनाब मुलायम सिंह यादव की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बहुत मुसलमानों से किनारा कशी शुरू कर दी, और उस तादाद में उनके कैंडिडेट नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। और यही मामला कांग्रेस का है कि मुस्लिम को वो कर रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि आगे जो मामला चलेगा गवर्नेंस का, उसमें मुसलमान अपनी जगह पर जैसे भी है, तो हम जाति के हवाले से अपनी स्ट्रेटजीज को बनाएंगे। अब इस सिलसिले में एक बात बहुत अहम है, जो पिछला इलेक्शन हुआ यूपी का, और बहुत बुरी तरह से वो इलेक्शन में हारी है मायावती, बहुजन समाज पार्टी वाली, तो उन्होंने ब्लेम किया, उनके बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान कैंडिडेट थे, कि मुसलमानों ने जबकि अपने इतने ज़्यादा मुसलमान कैंडिडेट फील्ड में खड़े किए, इन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी के रवैये में मुसलमानों के हवाले से खासी सर्द महरी देखने को मिली है। ये उनका एक शिकायत है और जायज़ शिकायत है। और दलित पॉलिटिक्स जो चली इस हवाले से चल रही है 1990 से, ख़ास तौर पे 1984 में से तो ये बहुजन समाज पार्टी बनी थी, और जैसे मैंने बताया कि मायावती के मेंटर जो थे कांशी राम थे, उनका ताल्लुक पंजाब से था। तो जो कास्ट मैटर्स मस्ट के हवाले से हम इस गुफ्तगू को इस तरह सामने समझ कर सकते हैं कि ये जो सेंसस होगा, तो एक तरह से ये कहते हैं ना कैन ऑफ वॉर्म्स जो है वो खुल जाएगा कैन, और ये फिर दोबारा एक पॉलिटिकल इसकी एक डायरेक्शन जो है अभी पॉलिटिकल पार्टीज की किसी हद तक अपनी स्ट्रेटजीज के हवाले से कि किस तरह वो अपना वोट बैंक अमंग ब्राह्मण्स, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्रा और नीचे और मजीद नीचे किस तरह उसको वो प्लान करें और इलेक्शन में उनके बेसिस पे जाएं। तो मैंने मिसाल दी आपको तेलंगाना की कि जहाँ पर बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है मुसलमानों की वो ओबीसीज में आती है, अदर बैकवर्ड कास्ट में। यानी ये किसी ज़माने में ये इन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा इन लोगों में, और इनका ताल्लुक़ शूद्रा से होगा, अदर बैकवर्ड कास्ट से होगा, तो इसलिए वो अभी तक है, ये हमारा मानना है। और ऐसा बहुत दिलचस्प बात है इस मामले को, वो एक मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं AIMIM के सरबरा जनाब असदुद्दीन अवैसी, वो कोई बहुत ज़्यादा इस पर लगता है उनकी दिलचस्पी नहीं है। गो के वो हैदराबाद सिटी से इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है अगर देखा जाए तो मुस्लिम ओबीसीज जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो ये सारे इसके कास्ट के हवाले से मामला हैं। इस सिलसिले में और मज़ीद जो बातें हमारे सामने आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। मैंने सरफराज अहमद प्रेजेंट कराची पाकिस्तान and Sarfraz Ahmed Nabi Secretary Jarida Karachi. I am thankful to Zainab Sarfraz Ahmed for her highly valuable contribution to this initiative.